अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद हमजा गिलानी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम फोकस। आज फोकस में हम मुख्तलिफ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ज़बरदस्त तेज़ी का रुझान देखा गया कि एसी हार्टबीट इंडेक्स 15 माह बाद बुलंद तरीन सतह पर ट्रेड हुआ। सरमाकारी का रुझान देखा गया। स्टॉक ब्रोकर्स ने जमकर शेयर्स की खरीदारी की और इसकी बुनियादी वजह बहुत सारी हैं और उसको आज प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। उसके बाद अगर मैं करेंसी मार्केट की बात करूं तो करेंसी मार्केट में इंटरबैंक और ओपन मार्केट में डॉलर की कदर में कमी हुई। इंटरबैंक में भी डॉलर तकरीबन ₹1.5 सस्ता हुआ, ओपन मार्केट में डॉलर ₹2 सस्ता हुआ। रुपए पर दबाव तो है क्योंकि इंपोर्ट बिल की अदायगियां सर पा रहे हैं, लेकिन फिर भी आज हमने देखा करेंसी मार्केट में डॉलर थोड़ा सा कमज़ोर हुआ है और रुपए की कदर में बेहतरी आई है। तीसरा अहम नुकता जो आज हम प्रोग्राम में उठाएंगे वो है वज़ीर आज़म से कल कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वफ़द की मुलाकात हुई। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वफ़द ने जब वज़ीर आज़म से मुलाकात की तो शिकायतों और मसाइल के अंबार लगा दिए, रिलीफ का भी मुतालबा कर दिया। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वफ़द ने वज़ीर आज़म से जब मुलाकात की तो उसमें उनका ये कहना था कि जो सनती टैरिफ मुहैया किया जा रहा है इस पर सनतें का जो पहिया जो चल रहा है इस वक्त वो तो चल रहा है, लेकिन आइंदा आने वाले दिनों में वो बहुत मुश्किल है कि चल पाए क्योंकि बुलंद शरह सूद है। उसके अलावा बिजली पानी गैस के जो मसाइल है वो बदस्तूर कायम है। वज़ीर-ए-आज़म ने 2 अगस्त को कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वफ़द को इस्लामाबाद बुला लिया है और कहा है कि हम बेहतर मौशी पॉलिसी मुरतब करेंगे जाने से पहले और आपको रिलीफ देंगे। केयर टेकर सेटअप आने से पहले पहले कुछ रिलीफ मिलने का इम्कान है, जबकि आइंदा जो गवर्नमेंट आएगी उसको भी ताकीद की जाएगी कि वो कराची की बिजनेस कम्युनिटी को रिलीफ प्रोवाइड करें। उसके अलावा एक अहम खबर हम आपको देंगे आज इस प्रोग्राम में कि एफबीआर ने पीआईए के अकाउंट्स मुंजमद कर दिए हैं। ज़रा एफबीआर के मुताबिक पीआईए ने एफबीआर को पैसे जमा नहीं कराए, जिसकी वजह से एफबीआर ने पीआईए के तमाम अकाउंट्स मुंजमद कर दिए हैं। मैं आपको ये वाज़ेह कर दूं कि फेडरल एक्साइज ड्यूटी की मद में पीआईए ने एफबीआर को टैक्स जमा कराना था। इस हवाले से हमने मुतादिद बार पीआईए इंतज़ामिया से रब्ता करने की कोशिश की, मगर पीआईए इंतज़ामिया जवाब देने से ताहाल गुरेज़ा है। इसके बाद हम आज के प्रोग्राम में फोकस करेंगे सनती टैरिफ को। स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करना है पीर को, इस हवाले से आज प्रोग्राम में गुफ्तगू होगी। मुआशी माहिरीन और इक़्तिसादी माहिरीन ने तो खदशात का पहले इज़हार कर दिया है। बिजनेस कम्युनिटी का भी यही कहना है कि इंटरेस्ट रेट में इजाफा होगा। IMF का दबाव बदस्तूर कायम है। हुकूमत के पास बहुत कम वक्त रह गया है और मसाइलों का अंबार इस वक्त मौजूद है। किस तरीके से एक्सपोर्ट होगी, एक्सपोर्ट टारगेट हम अचीव कर पाएंगे, रेमिटेंसेज मुस्तकिल कम हो रही हैं। स्टेट बैंक ने एक्सचेंज कंपनीज़ को नकद डॉलर मंगवाने की इजाज़त तो दे दी, लेकिन क्या डॉलर का जो लिक्विडिटी क्रंच है उसको हम बेहतर कर पाएंगे? ये तमाम अवामिल, ये तमाम पॉइंट्स आज के प्रोग्राम में डिस्कस होंगे। इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं माहिर मईशत हैं सलमान नकवी। आपका बहुत शुक्रिया सलमान नकवी। इसके इनके साथ मेरे साथ मौजूद हैं साइड एसोसिएशन के सदर हैं रियाजुद्दीन। आपका बहुत शुक्रिया रियाज साहब। सबसे पहले सलमान साहब मैं आपसे बात करूंगा, ये मुझे बताएं कि आज कराची स्टॉक मार्केट का आगाज़ ग्रीन जोन के साथ हुआ और सबसे अच्छी बात यह कि कराची स्टॉक मार्केट एक दफ़ा भी आज रेड स्केल पर ट्रेड नहीं हुई। बड़ी खुशाइन बात है। स्टॉक ब्रोकर्स का एतमाद बहाल हुआ और बड़े हमने अरसे के बाद देखा कि कराची स्टॉक मार्केट के अंदर पोजीशन 47,000 की हुई KCR 20 इंडेक्स की, और आज के दिन 100 इंडेक्स 47,400 तक गया और तकरीबन 700 पॉइंट्स का इसमें इजाफा देखा गया। इतनी ज़बरदस्त तेज़ी की वजूहात क्या है? आज स्टॉक मार्केट ने तकरीबन 47,000 का हदफ अबूर किया तकरीबन 15 महीने के बाद, और 45 करोड़ शेयर्स का इसमें तकरीबन वॉल्यूम हुआ। ये भी मोर देन 1.5 साल के बाद ये वॉल्यूम जो है अचीव हुआ है। तो इसकी बुनियादी वजूहात में इस तरह से है कि पाकिस्तान एक वक्त में डिफ़ॉल्ट के करीब था स्टैंड बाई एग्रीमेंट से पहले IMF के, और बहुत ज़बरदस्त अनसर्टेनिटी थी एक्सचेंज रिज़र्व के बारे में। $2.6 बिलियन के पाकिस्तान के पास रिज़र्व रह गए थे बाकी, और सूरत हाल ये थी कि इम्पोर्ट तकरीबन तमाम इम्पोर्ट जो है वो बंद हो चुकी थी। एंड उस वक्त जो है पाकिस्तान ने IMF के साथ स्टैंड बाई एग्रीमेंट 9 महीने का साइन करा $3 बिलियन का, और ये वो एक टर्निंग पॉइंट था क्योंकि IMF की ट्रांजैक्शन साइन होने के बाद जो बायलैटरल और मल्टीलैटरल एग्रीमेंट्स के तहत पाकिस्तान को पैसे मिलने थे सऊदी अरब से, UAE से, कतर से, चाइना से, वो तमाम डोनेशंस जो है पाकिस्तान को मिले, और पाकिस्तान के रिज़र्व बढ़ते बढ़ते आज टोटल तकरीबन $14 अरब से भी ज़्यादा हो चुका है, और पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट के ख़तरे से बहुत दूर जा चुका है। ये सबसे पहली बुनियादी वजह थी। इसके अलावा स्टॉक मार्केट के हवाले से और भी बहुत सी खबरें हैं। मसलन सर्कुलर डेट के बारे में IMF का बड़ा
सख्त स्टांस से कि इसको ख़त्म करा जाए। और सर्कुलर डेट का मतलब है, अगर सर्कुलर डेट ख़त्म हो जाता है तो ईएनपी सेक्टर यानी ऑयल सेक्टर, जिसके अरबों रुपए जो है मुख्तलिफ जगहों पर फंसे हुए हैं, वो उसे वापस मिल जाएंगे और वो बड़े अच्छे डिविडेंड भी दे सकते हैं, वो एक्सपेंशन पर जा सकते हैं, अपनी कंपनियों को इस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो उन तमाम कंपनियों पर मुसलसल तेज़ी का रुझान जारी है। और चूंकि हमारे इंडेक्स में सबसे ज़्यादा वेटेज इन्हीं कंपनियों का है, इन कंपनियों के बढ़ने की वजह से इंडेक्स में बहुत तेज़ रफ्तारी के साथ जो है तेज़ी आई है। इसके मगर अलावा मगर सलमान साहब, अब देखें, ये तो पॉजिटिव आपने मुझे पॉइंट्स बता दिए। सेंटिमेंट आज हमने देखा बहुत अच्छा रहा स्टॉक मार्केट का, लेकिन अभी आने वाले दिनों में कुछ बुरी खबरें भी हमें देखने मिलेंगी। सबसे पहले तो इंटरेस्ट रेट की मैं बात कर लूँ। इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ जाता है तो आप क्या देखते हैं, मार्केट कितना एब्जॉर्ब करेगी पॉइंट्स को? देखें, उसके अलावा इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। इन्फ्लेशन के बढ़ने की वजह से, एलसी के मसाइल हल ना होने की वजह से और एनर्जी टैरिफ में इजाफे की वजह से जाहिर सी बात है कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस हमारा मुतासर हुआ है। उसका भी एक इम्पैक्ट आप देख रहे हैं कि कंपनीज पर आएगा। तो ये तमाम अवामिल को आप आइंदा आने वाले दिनों में कराची स्टॉक मार्केट के हवाले से क्या कहते हैं और देखते हैं? देखें, दो तीन चीज़ें इंशाल्लाह आगे जाके जो बेहतर हो सकती हैं। आपने इन्फ्लेशन का हवाला दिया, यकीनन क्योंकि बिजली की कीमतें बढ़ाई गई, बिजली के टैरिफ बढ़ाए गए, तो हमें उम्मीद थी अभी जो वीक ऑन वीक इन्फ्लेशन की फिगर्स आए तो तकरीबन 3.7% मज़ीद इजाफा हुआ है। और मॉनेटरी पॉलिसी मंडे के रोज़ है और एक्सपेक्टेशन है कि 1-8% इंटरेस्ट रेट जो है वो और बढ़ सकता है, जो 22% से बढ़ के 23% तक जा सकता है। तारीखी और सतह पे चला जाएगा। तारीखी सज़ा पे, जी, ऑल टाइम हाई इंटरेस्ट रेट अभी भी है और अगर बढ़ गया तो बिल्कुल। वो एक नया रिकॉर्ड बन जाएगा। और इंटरेस्ट रेट जो है, ये समझ लें कि हमारी मईशत का एक बुनियादी पहलू है। तमाम इंडस्ट्रीज़ जो लेवरेज पर होती हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री, बल्कि तमाम पाकिस्तान जो है उस पर मुतासर होता है। और पाकिस्तान के कर्ज़ों का हजम भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है जो पाकिस्तान ने डोमेस्टिक लोन्स लिए हुए हैं। गर्दिशी कर्जे तो तकरीबन हमारी 200 रिकॉर्ड सतह पे आ गए हैं। गर्दिश इंटरेस्ट रेट बढ़ जाने से तकरीबन एक साल में हमने 8,000 अरब रुपए का गर्दिशी कर्ज अपने ऊपर चढ़ा लिया है। जी, सर्कुलर डेट जो आप कह रहे हैं, यकीनन हमारे ऊपर जो है इससे ज़्यादा हो गया है। अब मॉनेटरी पॉलिसी मंडे को है जी। और इसमें 1-8% बढ़ने की उम्मीद है। 1% बढ़ने का मतलब होता है तकरीबन 200 अरब रुपए कम अज़ कम और आपके कर्ज़ों में इजाफा होना। तो बिल्कुल। ये सूरत हाल है। लेकिन जो पॉजिटिव साइड है वो ये है कि क्रॉप्स जो हैं इंशाल्लाह इस दफ़ा बम्पर क्रॉप्स होने की उम्मीद है, कॉटन की, वीट की, शुगर की। और चूंकि हमारा जो क्राइसिस शुरू हुआ था तो हमारी जब फ्लड आया था तो तमाम क्रॉप्स ये बह गई थी और हमें ये इंपोर्ट करना पड़ी थी। तो ये सारी प्रॉब्लम शुरू थी जो अब कंट्रोल होती हुई नज़र आ रही है। इसके अलावा इंटरनेशनल मार्केट में जो कमोडिटी प्राइसेस हैं, ख़ासतौर पे पेट्रोल की प्राइसेस जो हैं वो काफ़ी नीचे आई और एक ऐसी सतह पर आ गई जो पाकिस्तान अफोर्ड कर सकता है। तो कुछ और फिर उसके अलावा यानी मल्टीलैटरल, आप बायलैटरल। देख रहे हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में कराची स्टॉक मार्केट में पोजीशन बेहतर रहेगी, सरमाकारों का एतमाद बहाल रहेगा। आईपीओ जो सीज थे, आईपीओज भी हम देख रहे हैं कि मार्केट में आने वाले हैं। कुछ हमने बड़ा देखा कि एंग्रो ग्रुप ने बायबैक्स किए हैं, तो उसका ये तमाम पॉजिटिव सेंटिमेंट जो है वो स्टॉक मार्केट में बरकरार रहेगा। देखें, अगर मुझे इजाज़त हो कुछ आगे की बात बताने की तो मैं बता दूं। बहुत सारी चीज़ें डिपेंडेंट हैं। मसलन जो आगे केयर टेकर गवर्नमेंट आएगी उसकी नौयत, चूँकि मैं समझता हूँ कि केयर टेकर गवर्नमेंट में हमें उम्मीद है कि प्रोफेशनल्स रखे जाएंगे जो मईशत को समझते हैं, क्योंकि उन्होंने आईएमएफ से जो अगला माहदा होना है, जो एक्चुअली वो माहदा होगा जिस पर हमारी मईशत डिपेंड करेगी, वो उन्होंने डिज़ाइन करना है और आईएमएफ से निगोसिएशन करनी है। तो अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मौजूदा जो सियासी लॉट है जी। इसमें तो कोई कैपेबिलिटी नज़र नहीं आती कि वो इस तरह के जो है काम वो कर सके, पाकिस्तान को इस माशी बहरान से निकाल सके। तो हम देखेंगे अगर केयर टेकर हुकूमत अच्छे लोगों की आ जाती है और वो मईशत पे अच्छे फैसले करते हैं तो यकीनन इस बात का इम्कान है कि स्टॉक मार्केट जो है वो मुसलसल ऊपर जाएगी। अच्छा रियाज साहब, मुझे ये बताएं कि सनतें कैसे चलेंगी? इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ जाता है और वैसे ही सनतों का पहिया नहीं चल रहा, एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स हम हासिल नहीं कर पा रहे, एक्सपोर्ट का टारगेट हमने कम रखा है, रेमिटेंस का टारगेट हमने मिस किया हुआ है पहले से, एक्सपोर्ट का टारगेट भी हम शायद मिस कर जाएं आइंदा आने वाले साल में, और बिजली और गैस के जो मसाइल हैं, इस पर आप लोग क्या सनती पहिया चला लेंगे? शुक्रिया हमज़ा। सीधा सा जवाब ये है कि सनतें जो हैं वो ऑलरेडी कोलैप्स्ड हैं। एक्सपोर्ट जो है वो ऑलरेडी लास्ट ईयर अपना टारगेट मिस कर चुकी है और इस साल भी खुदा न खास्ता लाइकली कि अपना टारगेट मिस करेगी। तो विद दीज काइंड ऑफ इंटरेस्ट रेट्स एंड दी एनर्जी रेट्स जो कि हमने अनाउंस किए हैं और आगे आइंदा आने वाले दिनों में आईएमएफ के एग्रीमेंट के मुताबिक इसमें मज़ीद इजाफा होना है, तो इसके ऊपर तो यकीन ना तो इंडस्ट्री कंपेटिटिव रहती ना बिज़नेस एनवायरनमेंट चल सकती।
बुनियादी तौर के ऊपर मुझे मेरे पास अच्छी खबर नहीं है। लास्ट ईयर का जो नंबर्स गवर्नमेंट ने खुद अनाउंस किए हैं, वो हमारा जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है जो कि डिक्लेयर्ड है, वो ऑलरेडी 16% नेगेटिव में है। और अगर इस साल वो पूरे साल का नतीजा, इसलिए कि शुरू में कुछ इंपोर्ट्स अलाउड थी, अभी तक फ़िलहाल हनूज़ उनका कोई बंदोबस्त नहीं हो सका। ऐलानात तो हुए हैं, लेकिन चूँकि फॉरेक्स की अभी भी कमियाबी है तो इनपुट्स अवेलेबल नहीं हैं। तो ऑल इन ऑल मैं अगर इंडस्ट्री को दो हिस्सों में तकसीम करूं, एक्सपोर्ट, तो एक्सपोर्ट का जो टारगेट है वो अचीव होता नज़र नहीं आता फॉर अ नंबर ऑफ़ रीज़न्स। उसमें सबसे बड़ा जो इस वक्त हमें अगर इंपोर्ट अलाउ भी होती है तो बड़ा मसला है कि रीजनली कंपेटिटिव टैरिफ जो 19 रुपीज़ 99 विड्रॉ किया गया था, $9 गैस विड्रॉ की गई थी फॉर एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज़, उसकी अदम मौजूदगी के अंदर इनपुट कॉस्ट इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि एक्सपोर्ट कंपेटिटिव ही नहीं रहती। और ऑलरेडी जो एक्सपोर्टर्स हैं दे आर वाइंडिंग अप प्रीवियस ऑर्डर्स। जहाँ तक लोकल प्रोडक्शन का सवाल है और लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग का सवाल है और मीडियम साइज स्केल मैन्युफैक्चरिंग का सवाल है, तो आज हम जुलाई का महीना तो इस क्वार्टर का गुजार चुके हैं। अगस्त में देखें क्या सिचुएशन रहती है। तो अगर ये पहला क्वार्टर निकल गया और हम इतने बैक लोडेड रहे और फ्रंट लोड से ना आगे चल सके, तो मुझे लगता है कि ऑल इन ऑल बाय द खुदा न खास्ता बाय द एंड ऑफ दिस फिस्कल हम तकरीबन को 25-26% जो है नेगेटिव ग्रोथ में होंगे लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की। राजुद्दीन साहब, कितनी सनतें बंद हो चुकी हैं? साइट एसोसिएशन से आपका ताल्लुक है, कराची का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल जोन है, बल्कि इस इंडस्ट्रियल जोन की एक अहमियत ये भी है कि इसका इफ्तिताह काराजा मोहम्मद अली जिन्ना ने खुद ने किया था। तो आप उस जोन से ताल्लुक़ रखते हैं, उसके सदर हैं, आपके जोन में कितनी सनतें बंद हो चुकी हैं? इंडस्ट्रीज़ कौन से ममालिक शिफ्ट हो रही हैं? कहाँ उन से ममालिक से ख़त किताबत शुरू हो गई है? अब क्या समझते हैं, अगर इंडस्ट्रीज़ बंद हो जाती है और जिस तरीके से हमारे मुल्क से सरमाया तेज़ी से बाहर जा रहा है, तो आपको नहीं लगता कि आइंदा आने वाले दिनों में हमारे लिए चैलेंजेस मज़ीद बढ़ जाएंगे? हमजा, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि ब्रेन ड्रेन तो सबके सामने हैं और अब तो कैपिटल भी ड्रेन हो रहा है और हमने सुना कि जी सरमाया बैरून मुल्क चला गया। इसके अलावा जो बड़ी सबसे ख़तरनाक बात है वो ये कि इंडस्ट्री जो है उसका कोई स्विच ऑन और स्विच ऑफ नहीं होता। जी। अगर इंडस्ट्री का एक दफ़ा पहिया रुक जाए तो वो सिक हो जाती है और सिक इंडस्ट्री का रिवाइवल जो है वो तकरीबन नामुमकिन होता है। हमने देखा जब नेशनलाइजेशन का दौर था, इंडस्ट्रीज़ एक दफ़ा बंद हुई तो वो दोबारा कभी चालू नहीं हो सकी हैं, जारी नहीं हो सकी हैं। प्रेजेंट सूरत हाल में ऑलरेडी जो कैपिटल गुड इंडस्ट्री है और दूसरी जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो पहले ही बंद हैं। आपने साइड के इलाके के हवाले से सवाल किया, तो हमारा इंटरनल जो सर्वे और हमारा एक सेफ़ एस्टिमेट है कि वो 26-27% इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो या तो फुली क्लोज डाउन है या पार्शली क्लोज डाउन है। पार्शली क्लोज डाउन से मेरी मुराद ये है कि अगर 3 शिफ्ट चल रही थी तो 1 शिफ्ट चल रही है, इस तरीके से हो गया है। इसमें अभी कलेक्शन के नंबर्स आने हैं। साइट जैसे आपने अभी जिक्र भी किया कि मुल्क का सबसे बड़ा या सिंगल लार्जेस्ट टैक्स पेइंग सेक्टर है, कंट्रीब्यूटर है इंडस्ट्री के हवाले से। वैसे ही आपको मालूम है कि इंडस्ट्री जो है वो तकरीबन मुल्क के 60% टैक्सेस का कंट्रीब्यूशन जो है वो इंडस्ट्री से आता है, जबकि इंडस्ट्री जो है मईशत का 25% है और उसके अंदर भी सबसे बड़ा जो हिस्सा है वो साइट का है। अभी नंबर्स आएंगे, रिकंसाइल करेंगे तो हम समझते हैं कि नंबर्स कहीं लास्ट ईयर के 75% या 70% के ऊपर खड़े होंगे एट बेस्ट, जो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, इसलिए कि हुकूमत ने IMF के कहने के ऊपर अपना जो टैक्स टारगेट है लास्ट ईयर का 7 ट्रिलियन को उसको 9.2 ट्रिलियन कर दिया है। और IMF का जब SBA आप पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि अभी दरमियानी मुद्दत में मौजूदा हुकूमत ने या अगली हुकूमत ने एक जिसे हम कहते हैं मिनी बजट या सप्लीमेंट्री बिल के थ्रू टैक्सेस में मज़ीद इजाफा करना है। 9,400 अरब रुपए बढ़ाए हैं, 9,200 अरब से मजीद उसको एड ऑन किया और तवक्कुआत की जा रही हैं कि 10,000 से 11,000 अरब रुपए का मिनी बिल पेश किया जाएगा केयर टेकर गवर्नमेंट से मुशावरत के बाद। जी ऐसा ही है जी। लेकिन ये मुझे बताएं रियाज साहब, कुछ मसाइल तो इम्पोर्टर ने भी पैदा किए हमारे मुल्क में, बिजनेस कम्युनिटी ने भी पैदा किए हैं। ओवर इम्पोर्ट करके ज़र मुबादला के ज़खायर पर दबाव डाला गया। फिर जाहिर सी बात है डॉलर की ज़ख़ीरा अंदोज़ी में आपको पता है कि बड़े बड़े बिजनेसमैन भी शामिल हैं। तो आपको नहीं लगता कि कुछ बिजनेस कम्युनिटी सेल्फिश हो गई और मईशत को इससे भी बड़ा धचका लगा? अगर इंडस्ट्रियलिस्ट और बिजनेसमैन एका कर लेते और मुल्क की मईशत को सुधारने के लिए मुस्बत कदम उठाते तो शायद आज हमें काफ़ी हद तक रिलीफ मिल जाता। देखिए हमजा, ऑनेस्टली आप जो बात गुफ्तगू कह रहे हैं वो पार्शली किसी हद तक दुरुस्त है, लेकिन हमें जाना पड़ेगा रूट कॉज के ऊपर। देखिए चाहे बैंक्स हो चाहे बिजनेसेस हों,
अगर हम जैसे अंग्रेज़ी का कहते हैं ना, अगर बैंकों को ये बात हो कि दिवालिया हो रहा है या ख़त्म हो रहा है बैंक, तो उसे उर्दू में कहते हैं घमसान का रन पड़ जाता है। बिल्कुल। बिल्कुल इसी तरीके से ऐसा होता है कि इंडस्ट्रीज़, अगर किसी को बात मालूम हो कि 2 महीने या 3 महीने के बाद आपको रॉ मटेरियल इनपुट नहीं मिलेगा, तो नेचुरली हर बिजनेसमैन जो है या हर इंडस्ट्री जो है अपने लिए कोशिश करेगी ज़्यादा से ज़्यादा रॉ मटेरियल जो है उनका ज़ख़ीरा करे। और अमलन ऐसा ही हुआ है, जो ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स पिछले साल कुछ 2-3-4 महीने चले, तो उन्होंने इसकी एंटिसिपेशन में, चूँकि पिछले साल मई 2022 से इन पाबंदियों का इजाफा शुरू हुआ था, तो उन्होंने कुछ ऐसे अपने पास किट्स और स्पेयर पार्ट्स और सारी चीज़ें जमा कर ली थी, जिसकी वजह से इस साल वो तकरीबन 30-35% प्रोडक्शन कर पाए। वरना अगर 7 महीने इंपोर्ट बंद रहती तो उनको तो इससे ज़्यादा का खसारा होना चाहिए था। तो ये एक कुदरती अमर है कि इंसान जो है वो अपने रिस्क को मिटिगेट करना चाहता है, रेनी डेज़ के लिए सेव करना चाहता है। मालूम हो अगर बारिश होने वाली तो गल्ले को सेव करके रखा जाता है। बिल्कुल। तो हो सकता है उस जो घमसान का रन पड़ा या जो लोगों ने एक किस्म की भागदौड़ की, तो उसमें शायद ज़्यादा इजाफी मटेरियल जमा हो गया हो, जिसका कि बोझ आ गया हो हमारी फॉरेन एक्सचेंज वैसे के हमने ऊपर। माजी में देखा है कि अक्सर इम्पोर्टर ओवर इम्पोर्ट कर लेते थे, तो यही प्रैक्टिस उन्होंने देखिए 1-2 सालों में भी की। देखिए मैं तो इसके इम्कान को मुस्तरद बिल्कुल नहीं करता, और जी। आपकी बात में बड़ा वज़न है। लेकिन अगर वो हुआ भी होगा तो कितना हुआ होगा, 1 साल का तो नहीं मंगा लिया होगा ना, 1-2 महीने का ही मंगा लिया होगा। वो अल्टीमेटली जो है अब कंज्यूम हो हुआ के बराबर हो गया होगा। जी, वैसे भी बिल्कुल, हमारी इकोनॉमी बिल्कुल। जो है स्लो डाउन है। यहाँ मुझे एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे और अहम पॉइंट्स पर हम अपने प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है नायब सदर हैं फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के शब्बीर हसन मंशा, और उनके साथ मौजूद हैं हारिस अकबर, नायब सदर हैं कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के। हम इनसे भी जानेंगे अहम नुकात जो कल डिस्कस हुए हैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के और बिजनेस कम्युनिटी के दरमियान। सबसे पहले तो मैं शब्बीर साहब से बात करूंगा। शब्बीर साहब, ये बताएं कि स्टेट बैंक नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करने वाला है पीर वाले दिन। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है तो किस तरीके से सर्वाइवल होगा? क्या पॉलिसी अपनाएगा फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, पाकिस्तान की सबसे बड़ी अपेक्स बॉडी के आप नायब सदर हैं, क्या मौक़िफ़ है आपका इस हवाले से? बहुत शुक्रिया जी, ये बड़ा अहम सवाल आपने किया, क्योंकि जब फिस्कल पॉलिसी तय होती है और उसमें इंटरेस्ट रेट को डिटरमिन करने के लिए ये जो मीटिंग है ये नहायत इम्पॉर्टेंट है। इसके अंदर ऑलरेडी इस वक्त रीजन में हम हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट पे मौजूद हैं। शायद हम ये चीज़ IMF को बावर कराने में शायद कामयाब नहीं हो सके हैं कि 1% इंटरेस्ट रेट जो हम बढ़ा रहे हैं, अगर बढ़ाते हैं तो उसके ऊपर 260 से 265 अरब रुपए का हमारे ख़जाने पे बोझ पड़ता है, और वो हुकूमत बेचारी के ऊपर पड़ता है, क्योंकि हुकूमत इटसेल्फ इसकी सबसे बड़ा नुकसान उठाती है, क्योंकि हमारी 90% बोरिंग जो है वो उसके हुकूमत की है, और वो हुकूमत को उसका बोझ है। प्राइवेट सेक्टर के लिए बेसिकली टारगेटेड है, लेकिन हुकूमत इसका बोझ उठा रही है। तो ये बुनियादी तौर पे हमें ऐसे लगता है कि ये एक हमारे को फ़ायदे की बजाय नुकसान देता है, हमारी हुकूमत को भी और हमारे अवाम को भी। और इंडस्ट्री का जहाँ तक ताल्लुक है, ये मुमकिन ही नहीं है कि इस करंट रेट पे भी, जो कि अभी इस वक्त 22% है, इसके बढ़ जाने के बाद ये अभी पे सर्वाइव करने की पोजीशन में नहीं है। कि कोई बिजनेस हम नहीं से देखते कि जो कि पहले 22% बैंक के लिए कमाए, फिर 2-3% उसका स्प्रेड हो, 23-24%, 25% के बाद वो फिर अपने एम्प्लॉयज़ को भी सारा केटर कर सके। फिर एम्प्लॉयज़ को केटर कर लेने के बाद फिर उसमें रॉ मटेरियल जिसकी कंसिस्टेंट सप्लाई नहीं है, तो ये तो हमारे को ऐसे लगता है कि बिल्कुल इंडस्ट्रीज़ का बंद होने का कोई कसर नहीं बचेगी। ऑलरेडी इस वक्त बहुत मुश्किल हालात है, और हम काफ़ी सारी ऐसे खबरें सुन रहे हैं कि इंडस्ट्री के लिए इसको सर्वाइव कर पाना क्लोज टू नामुमकिन है जी। अच्छा शब्बीर साहब, आपको नहीं लगता कि हुकूमत को भी इस बात का यकीन हो गया है कि हम अपना एक्सपोर्ट का हदफ हासिल नहीं कर पाएंगे, इंडस्ट्रीज़ का सर्वाइवल मुश्किल है, उसके बावजूद भी हुकूमत बेबस नज़र आती है IMF के सामने, और शायद IMF भी ये चाहता है कि एक तरफ से अगर रिलीफ दिया जाए तो दूसरी तरफ से धचका इतना पहुँचा दें कि ये दोबारा अपने पाँव पे खड़े ना हो सकें। इस बात से आप एग्री करते हैं? नहीं, मैं बुनियादी तौर पे तो IMF की बहुत सारी ऐसी डिमांड्स हैं जो कि बुनियादी तौर पे बिजनेस कम्युनिटी की डिमांड। मिसाल के तौर पे हम समझते हैं कि सर्कुलर डेट का ख़त्म होना चाहिए, मगर जो उसमें तरीक़ाकार इस्तेमाल किया जाता है हम उसके सही नहीं समझते हैं, क्योंकि जो ऑलरेडी सर्कुलर डेट को ख़त्म करने के लिए मज़ीद बिजली को मज़ीद महंगा कर दिया जाता है। हालांकि हमें ये समझते हैं कि इसमें बेहतरी की गुंजाइश
कुछ ट्रांसमिशन की लॉसेस कम करके, कुछ थेफ्ट को कंट्रोल करके, कुछ इनएफिशिएंसीज को कंट्रोल करके, कुछ लो कॉस्ट प्रोडक्शन करके, तो उससे हासिल किए जा सकते हैं, ना कि उसी सारिफ को जो ऑलरेडी भरता है बिजली का बिल और उसी पे मजीद बोझ लाद दिया जाता है और उसकी वजह से वो अनकम्पेरेटिव होता चला जा रहा है। नहीं ये वो तरीकाकार जो ये हमारे यहाँ ये इस्तेमाल बात होता है वो बिल्कुल दुरुस्त है मुनासिब आपकी, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन आईएमएफ का इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए जो बार बार मुतालबा किया जा रहा है कि आप इंटरेस्ट रेट को बढ़ाएं, इससे जाहिर सी बात है इंडस्ट्रीज को धचका तो पहुंच रहा है ना, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस डैमेज हो रहा है हमारा। तो आपको नहीं लगता कि ये इंटरेस्ट रेट बढ़ाना जो आईएमएफ के कहने पे हुकूमत बढ़ाएगी, इससे हुकूमत बेबस नजर आती है, या आईएमएफ जानबूझ के कर रहा है और हुकूमत को भी पता है कि वो बेबस है? इस बात से आप एग्री करते हैं? एक एक हिस्से तक तो हम ये बात समझ सकते हैं कि हुकूमत की वाकई ही इस वक्त ज़रूरत भी है और उनको करना पड़ रहा है, लेकिन दूसरे एंड पे हमें ये समझने की ज़रूरत है कि हमें उनको, क्योंकि आईएमएफ लार्जली एक पॉलिसी देता है कि इसको इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से क्या हासिल होगा, और इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से हासिल ये होता है कि इकोनॉमी स्लो डाउन करते हैं, या इंजन जो है इकोनॉमी का उसको स्लो डाउन किया जाता है। अनलाइक वेस्ट, क्योंकि ये पॉलिसी कामयाब वेस्ट में तो हो सकती है जहां इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए जाएं, ये हमारे जैसे मुल्कों के लिए एक कामयाब पॉलिसी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ना जो यहाँ पे कंज्यूमर कौन सी लोन्स पॉलिसी है। कामयाब है? यहाँ पे तो कोई पॉलिसी कामयाब नहीं है शब्बीर साहब। टैक्स हम चोरी करते हैं, ज़राअत के सेक्टर को अभी तक हमने डॉक्यूमेंटेड नहीं किया हुआ, ओवर इंपोर्ट हम कर देते हैं, डॉलर की जखीरांदोजी हम कर देते हैं, कमोडिटीज प्राइसेस को एकदम से ऊपर ले जाते हैं, एकदम से नीचे ले आते हैं। तो हमारे मुल्क में तो कोई निज़ाम है ही नहीं ना। तो ये फिर खुद कुछ गलतियां, बल्कि बड़ी गलतियां तो हमारी अपनी भी हैं। हमारी बिजनेस कम्युनिटी एक पेज पे जमा नहीं होती। जब तक एक पेज पे तमाम बिजनेस कम्युनिटी जमा नहीं होगी तो हमारा तो सर्वाइवल ऐसे ही होगा ना जैसा अब हो रहा है सिसक सिसक के। काफी हद तक आपकी बात से इत्तेफाक करते हुए, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि स्टेकिंग टू द रेलिवेंट क्वेश्चन जो आप मुझे कह रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट के ऊपर, तो इंटरेस्ट रेट के ऊपर स्पेसिफिकली लाइली हमें उनको ये रियलाइज कराने की जरूरत है, क्योंकि इसके ऊपर जो सबसे बड़ी बोरिंग हुकूमत कर लेती है, और आपने देखा होगा कि हमारे ये जो फाइनेंशियल बजट आया था उसमें 7300 अरब जो है हमने सिर्फ इस काम के लिए मुख्तस किया है कि उसकी डेट की सर्विसिंग करेंगे। बिल्कुल ये बिल्कुल लम्हा फिक्रिया है हमारे लिए, क्योंकि जो मुल्क की टोटल रेवेन्यू 9200 अरब और 9300 अरब हम टारगेट करते हों, उसमें 7300 अरब सिर्फ डेट की सर्विसिंग करेंगे, ये प्रिंसिपल लोन की पेमेंट नहीं है। और बिल्कुल, अगर हम डेट सूद की की अदायगियों के सर्विसिंग लिए हमने अगर इतने पैसे रखे हैं तो सर। करेंगे तो फिर पूरे मुल्क में हम क्या चीज दे सकेंगे। और एडिशनली ये बड़ा सीरियस दूसरा कंसर्न ये आता है कि इस 9300 अरब में से 5300 अरब के करीब हम सूबों को दे देंगे बिल्कुल एनएफसी ऐसा के ही है। अंदर। बिल्कुल तो हुकूमत को जो साल के इब्तदा में ही बजट शुरू कर रही है माइनस से वो तो शुरुआत होगी। नेगेटिव कर रही है, ये बिल्कुल माइनस से है। तो हमारे को ज्यादा अहम ये था कि हम ये चीज को अंडरस्टैंड करें कि ये सबसे बड़ा, क्योंकि इस पे लोन हुकूमत का है तो हुकूमत को उसके सारा प्रेशर बेयर करना पड़ता है। ये कंज्यूमर या इकोनॉमी को स्लो नहीं करता है, ये इन्फ्लेशन को बढ़ाता है उल्टा हमारे पार्ट पे। और वेरएज जो वेस्टर्न कंट्रीज में नॉर्मली ये जो सिस्टम होता है कि एक आदमी जाता है अपना मोबाइल खरीद लेता है किस्तों पे या रियायत कीमत पे, अगले दिन घर खरीद लेता है, तीसरे दिन नया टीवी और फ्रिज खरीद लेता है, तो अपनी ज़रूरियात की चीज़ें वो फौरी तौर पे खरीद लेता है। तो वो बेसिकली इकोनॉमी रन कर रही होती है उस पॉलिसी पे जो आईएमएफ यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रही है। यहाँ पे तो 90% से ज्यादा जो है हुकूमत है, और 10% के करीब यहाँ पे ट्रेड एंड इंडस्ट्री है। कंज्यूमर लोन्स के तो बहुत ही कम यहाँ पे रिवाज है। बिल्कुल तो ऐसा ही इसलिए है। बिल्कुल ऐसा यहाँ ही है। पे अब बिल्कुल ऐसा ही है। मैं रुख करूंगा हारिस असगर की जानिब। हारिस असगर, कल कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स की बड़ी शानदार तकरीब हुई और उसमें वज़ीर आज़म पाकिस्तान मेहमान खुसूसी हुए और उनसे आप लोगों ने एक मुलाकात की और बड़ी अहम मुलाकात हुई। तो उस मुलाकात में मुख्तलिफ पॉइंट्स डिस्कस हुए। एलसी के मसाइल के हवाले से बातचीत हुई, एनर्जी टैरिफ के हवाले से बातचीत हुई। उसके अलावा आपको दोबारा 2 अगस्त को इस्लामाबाद बुलाने की एक डेट भी तय हुई है। तो ये तमाम जो पॉइंट्स डिस्कस हुए हैं, क्या आप समझते हैं कि इससे एक नई राह हमवार होने जा रही है? इसी चीज़ में भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने डिनाई नहीं किया, एंड हमारे जितने भी मुतालबात थे सबको उन्होंने कहा है कि ये जायज़ मुतालबात हैं। मेनली अब कराची को देखें तो कराची इज़ द लार्जेस्ट रेवेन्यू जनरेटर फॉर पाकिस्तान, के एक तरीके से पाकिस्तान की बैकबोन है। और कराची को मेनली पानी के मसले, अब गैस के मसले शुरू हो गए हैं, बिजली इश्यूज हैं, तो ओवरऑल सारी चीज़ें जो है कराची जो है बहुत निगलेक्ट हुआ है। तो अब उसमें जो है ये अब प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि K4 का जो है मंसूबा
उस पे भी जो है ज़्यादा फोकस किया जाएगा। उसका बजट बढ़ाने की बात की है कि उस पे नेक्स्ट जो हमारा डिस्कशन होगा उस पे ये बजट इंक्रीमेंट की बात करेंगे। एंड केयर टेकर गवर्नमेंट को भी आगे उन्होंने कहा था कि ये प्रपोज करेंगे कि K4 का बजट बढ़ाया जाए। उसके अलावा जो इंडस्ट्री को अभी क्राइसिस आ रही है जिसकी वजह से एक्सपोर्ट सेक्टर इतना सफ़र कर रहा है, इंपोर्ट रिप्लेसमेंट इंडस्ट्री सफ़र कर रही है, जो मीडियम साइज़ इंडस्ट्री हैं, मिड साइज़ जो इस क्राइसिस को बेयर नहीं कर सकती हैं, वो शटडाउन में जा रही हैं। बहुत गिने चुने हैं जो अभी सर्वाइव कर रहे हैं, बट बहुत मुश्किल से कर रहे हैं। तो इस तरह के बहुत सारे हमारे मसले मसाइल हैं जो डिस्कस हुए थे, और उस पे जो फॉलो अप है वो हमारी नेक्स्ट मीटिंग में इंशाल्लाह होगा। अच्छा, ये बताएं कि कमर्शियल इंपोर्टर और इंडस्ट्रियल इंपोर्टर के हवाले से भी गुफ्तगू सामने आई। आप लोगों ने मुतालबा किया कि जो टैक्सेस आए हैं इनको यकसा कर दिया जाए, तो इस हवाले से क्या कहना था उनका? उसमें मेनली हमने ये मुतालबा किया है कि जैसे जो बेसिक ग्रेन्स है, बेसिक अनाज है, अब हमारे यहाँ दालों की, चनों की शॉर्टेज चल रही है 1984 से। तो उस पे जो है अब मेनली ये इंपोर्ट होते हैं, कमर्शियल इंपोर्टर्स इंपोर्ट करते हैं। इंडस्ट्री बहुत ही यानी कि तकरीबन 90% से ऊपर कमर्शियल इंपोर्टर इंपोर्ट करता है, और बाकी जो है इंडस्ट्री इंपोर्ट करती है। तो उसमें अब ये एक आम आदमी की खुराक है, उसमें भी जो है इनकम टैक्स जो है इंडस्ट्री को 2% पे रखा है, कमर्शियल इंपोर्टर को 4% पे कर दिया। तो ये इतनी हाई प्रॉफिट आइटम्स नहीं होती हैं, और ये लोकल शॉर्टेज को फुलफिल करने की होती हैं। तो उस पे हमने मुतालबा किया है कि एटलीस्ट बेसिक ग्रेन्स पे डिफ्रेंसिएशन नहीं रखें, क्योंकि ये एज इज़ आती है, मोस्टली एज इज़ जो है ये मार्केट में दी जाती है। ये बताएं कि अजनास के कंटेनर्स पोर्ट पर अभी कितने फंसे हुए हैं, और एलसीज के मसाइल्स के हवाले से आप मुतमईन हैं? जो कमर्शियल बैंक जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं कि हमारे पास डॉलर्स नहीं है, हत्ता कि स्टेट बैंक ने सर्कुलर जारी किया हुआ है कि आप इंपोर्ट के लिए फ़ौरन डॉलर प्रोवाइड करें, लेकिन फिर भी तकरीबन 6000 6500 कंटेनर पोर्ट पे मौजूद है, और अजनास के कितने कंटेनर है जो क्लियर नहीं हो रहे हैं। बिजनेस कम्युनिटी को इस हवाले से काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इस हवाले से क्या कहना है आपका हारिस? देखें, एलसी के इश्यूज आ रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स रिटायर नहीं हो रहे हैं, पोर्ट्स पे कार्गो बिल्कुल स्टक अप हुए हुए हैं। उसका मेजर इशू अब ये है कि स्टेट बैंक ने अगर बैंक्स को गो थ्रू दे भी दिया है, तो हमारे पास ऑलरेडी डॉलर की शॉर्टेज है। बिल्कुल। तो उस शॉर्टेज ओवरनाइट वो नहीं ख़त्म हो सकती है। तो उसमें जो है जो ज़्यादा हाई रेवेन्यू जहाँ आता है, जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बैंक्स हैं, तो वो फिर भी फैसिलिटेट करती हैं। बट हर बैंक पे, हर एंड पे आजकल वापस से इशू आ रहा है। एंड डिस्कस किया था प्राइम मिनिस्टर साहब से, गवर्नर स्टेट बैंक वाज देयर एज वेल, तो उनको भी उन्होंने डायरेक्ट किया है। तो उसमें बेसिकली अब ये है कि अब हम इस क्राइसिस में हैं, इस क्राइसिस से गुजर रहे हैं। तो अब ये हमने मुतालबा किया है कि वी नीड लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़, और वो जब ही कामयाब हो सकती हैं जब चार्टर ऑफ इकोनॉमी होगा। बिल्कुल, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, मेरे साथ रहिएगा। वापसी में हम आपको अब मज़ीद पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस करेंगे हमारे प्रोग्राम में, और अहम उमूर पर हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। वेलकम बैक। हम पाकिस्तान के मौसम मसाइल में बतदरीज इजाफा हो रहा है, कुछ खुशखबरियाँ हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हम अपनी मईशत को कैसे स्टेबल करेंगे, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। हुकूमत ने बड़ी कोशिशें की हैं कि किसी भी तरीके से पाकिस्तान की मौशी हालत को बेहतर कर सके। इसके लिए रिफाइनरी सेक्टर में 10 अरब डॉलर की सरमाकारी होने जा रही है। सऊदी अरब और यूएई हमारे रिफाइनरी सेक्टर में सरमाकारी करने के ख्वाहिशमंद हैं। दूसरी जानिब आज़रबाईजान से हमने सस्ती LNG के हवाले से एक मुआहदा किया है। हम साल के 12 कार्गो स्पॉट जहाज़ लेंगे। उसके अलावा रूस से तेल लेने की भी डील आखिरी मरहल में दाखिल हो चुकी है। बहरहाल ये बड़ी बड़ी खुशखबरियाँ तो हैं जिससे बिज़नेस कम्युनिटी को और इन्वेस्टर्स को एक अच्छा सहारा मिला है। लेकिन जिस तरीके से हमारे दूसरे मसाइल है, इंटरेस्ट रेट में इजाफा, इन्फ्लेशन का रिकॉर्ड सतह पे जाना, उसके अलावा एनर्जी टैरिफ की कीमतों में इजाफा होना, एनर्जी टैरिफ की डिस्ट्रीब्यूशन में जिस तरीके से प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो ये तमाम अवामिल हैं जिसकी वजह से इंडस्ट्री का जो पहिया है उसको काफ़ी मसाइल का सामना है। बहुत ज़्यादा
प्रॉब्लम का शिकार है बिजनेस कम्युनिटी, और उनका यही कहना है, कल वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात में उन्होंने यही कहा कि सनअतों की बहाली के लिए कुछ ना कुछ जंगी बुनियादों पर किया जाए, क्योंकि वैसे हुकूमत के पास टाइम कम है। लेकिन कल वज़ीर-ए-आज़म ने कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वफ़द से मुलाकात करते हुए यकीन दहानी कराई कि केयर टेकर गवर्नमेंट को हम ताकीद करेंगे कि वो बिजनेस कम्युनिटी को मुसलसल रिलीफ देने के लिए कोई ऐसी पॉलिसी मुतारिफ कराए ताकि सनअतों का पहिया मुंजमद ना हो। लेकिन बात वहीं आ जाती है कि हमारे इनफ्लोज दिन ब दिन डिस्टर्ब हो रहे हैं, हमारी रेमिटेंसेज ब्लैक चैनल की नज़र हो रही हैं, हमारे मुल्क से लोग मुआशी मसाइल से तंग आकर बड़ी तेज़ी से मुल्क छोड़कर जा रहे हैं, और ये तमाम अवामिल हैं जिस पर आज हम अपने प्रोग्राम में गुफ्तगू कर रहे हैं। मैं आऊँगा वापस सलमान नकवी की जानिब। सलमान साहब, ये बताएं कि मल्टीनेशनल कंपनीज़ का डिविडेंड हुकूमत ने नहीं दिया 1 साल से, और तकरीबन $1 अरब के करीब मल्टीनेशनल कंपनीज़ को डिविडेंड देना है। पहले 3 महीने 4 महीने में मिल जाता था, लेकिन जाहिर सी बात है इन्फ्लोज नहीं है। तो आप नहीं समझते हैं कि अगर मल्टीनेशनल कंपनीज़ को डिविडेंड नहीं मिलेगा और उनके ऊपर टैक्सेस मज़ीद जो लगे हैं और मुस्तक़बिल में लगने जा रहे हैं, तो उससे कराची स्टॉक मार्केट में इनके शेयर्स पे फ़र्क आएगा? देखें, बिल्कुल इसलिए कि कमिटमेंट होती है और ये एतमाद मजरूह होता है इन्वेस्टर्स का भी, इंडस्ट्रीज़ का भी, और वो नेक्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट करने से जो है एहतियात करेंगे, कर सकते हैं, क्योंकि रिपेट्रिएशन ऑफ डॉलर्स जो है, जो जिसे कहना चाहिए प्रॉफिटेबिलिटी जो हुकूमत ने देना, जिस तरीके से इंपोर्ट को रोका है हुकूमत ने, इसी तरीके से बैरून सरमायाकारों के बहुत सारे प्रॉफिट्स और डिविडेंड्स भी हुकूमत ने रोके हैं जो पे नहीं करें, क्योंकि डॉलर की शॉर्टेज थी। और इस तरह करने से हुकूमत की कॉन्फिडेंस लेवल जो है इन्वेस्टर्स का कम हो जाता है। देखिए, हमारे मुल्क को इस वक्त फ़ौरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की शदीद ज़रूरत है ताकि डॉलर्स मुल्क में आए। अब अगर उनका प्रॉफिट यहाँ से नहीं गया है वक्त पे, या डिविडेंड उनको नहीं मिले हैं, तो वो किस तरीके से दोबारा इन्वेस्टमेंट यहाँ करने आएंगे? और जब वो इन्वेस्टमेंट करने नहीं आएंगे तो फ़ौरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो इंतहाई कम सतह पर है इस वक्त, ख़तरनाक तरीन सतह पर है, जिसकी बुनियादी ज़रूरत है। देखें, प्राइवेटाइजेशन होती है, पैसा आता है, फ़ौरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती है, या रेमिटेंस, ये हमारे 3 बुनियादी कमाने की जगह हैं। तो उसमें फ़ौरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो है बड़ा नेगेटिव असर पड़ता है। आपकी इजाज़त हो तो कुछ मैं इसमें फर्दर के मीसाक़ जमहूरियत की बात बड़ी अच्छी कही है, और मैं समझता हूँ कि चार्टर्ड ऑफ इकोनॉमी साइन होने की शदीद ज़रूरत है। आज से 70 साल तक से पहले तक जो होता रहा है कि तमाम फैसले पॉलिटिकल फ्रंट से तय करे गए हैं, लेकिन अब ज़रूरत इस बात की है कि लाजमी तमाम फैसले मईशत के फ्रंट से करे जाएं। किस इंडस्ट्री को कितना सहारा देना है, किस मुल्क से किस तरह दोस्ती करना है, किस मैकेनिज़्म को किस तरीके से अडॉप्ट करना है, ये बिजनेसमैनों के मशवरे से और करे जाएं ताकि उसमें बेहतरी की गुंजाइश बन सके। और जहाँ तक इन्फ्लेशन कंट्रोल करने का सवाल है, यहाँ बड़ी अच्छी बात एक साहब ने अभी कही है, इन्फ्लेशन इंटरेस्ट रेट से कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ 50% इकोनॉमी कैश के ऊपर मबनी है, कैश के ऊपर ज़्यादातर काम हो रहा है। इन्फ्लेशन इंटरेस्ट रेट बढ़ने से उन ममालिक में कंट्रोल होता है जब डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी होती है, कैश इकोनॉमी नहीं होती, वो फॉरेन इंटरेस्ट रेट कंट्रोल हो जाता है। अब अमेरिका में क्यों 50-50 पैसे करके, अभी कल रात में जो इंटरेस्ट रेट बढ़ा है 50 बेसिस पॉइंट का बढ़ा है। सलमान साहब, आपने कैश रेट के हवाले से बात की, आप इस बात को मानते हैं कि इस कैश रेट की आड़ में हमारे मुल्क में स्मगलिंग का जो कल्चर है वो परवान चढ़ रहा है, और इस वक्त इतनी स्मगलिंग हो रही है हमारे मुल्क में जिसकी वजह से इंडस्ट्रीज को नुकसान हो रहा है और टैक्स कलेक्शन में नुकसान हो रहा है? 100% डॉलर की दूसरी स्मगलिंग तो दूर की बात है, जो डॉलर आज इतना प्रॉब्लम में जो शॉर्टेज है, बहुत बड़ी तादाद में हमारे तमाम बॉर्डर्स के जरिए जो है वो अफगानिस्तान और ईरान जो है डॉलर स्मगल होता है, और यही वो बुनियादी वजह है जो डॉलर की जो है शॉर्टेज जो इतने बड़े पैमाने पर मौजूद है। मैं पेट्रोलियम स्मगलिंग से खाली हमें 120 अरब रुपए का नुकसान हो चुका है। जी, देखें, अगर अच्छी गवर्नेंस, अच्छी मैनेजमेंट की जाए तो इन्फ्लेशन कंट्रोल हो सकता है, डॉलर्स की बाहर जाने की क्वांटिटी कम हो सकती है, और डॉलर्स जितनी इस वक्त हमें, हमारा मसला ही सिर्फ डॉलर्स का है सारा। डॉलर्स हमारे पास, हमारा रिजर्व इतना हो कि हम कर्जे वापस कर सके तो हमारा कोई इशू है ही नहीं। तो इस वक्त हुकूमत को चाहिए फालतू इंपोर्ट्स तो बंद करे, फालतू लग्जरियस की, लेकिन काम की इंपोर्ट जो ज़रूरी है वो तो उसको स्टार्ट करें, एज वेल एज डॉलर की स्मगलिंग को रोके, कंट्रोल करे, और अच्छी मैनेजमेंट के जरिए महंगाई को कंट्रोल करे, चूंकि यहाँ कोई पूछने वाला नहीं है। एक फसल जो तैयार होकर जब मार्केट तक, बाजार तक बिकने आती है, उसमें 400 से 500% तक इजाफा हो चुका था। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा रियाज साहब, अपनी इंडस्ट्रीज को अभी तक आप लोगों ने सोलर एनर्जी पर कन्वर्ट क्यों नहीं किया, जब आपको पता है कि टैरिफ में इजाफा भी होगा, IMF ने कहा है, जब आपको पता है कि डिस्ट्रीब्यूशन के मसाइल हैं, तो अपने इंडस्ट्रीज को सोलर पे कन्वर्ट कर ले ताकि आपको रिलीफ मिल जाए।
इस पॉलिसी पर क्यों नहीं आप लोग अमल कर रहे? आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। देखिए, सोलर में तो कन्वर्ट करना चाहिए और हर एक जो है सोलर की तरफ दौड़ रहा है, लेकिन अगर आप सोलर को सिर्फ पॉलिसी अनाउंसमेंट करके इंसेंटिवाइज नहीं कर सकते कि दूसरी तरफ आपने इंसेंटिवाइज कर दिया है कि एनर्जी कंपनीज़ के लेने के बांट और हैं और देने के बांट कुछ और हैं। तो अगर आप ये कहते हैं कि मैं 70-80 रुपए का यूनिट जो है आपसे चार्ज करूंगा जब मैं आपको बिजली सप्लाई करूंगा, और जब मैं आपसे बिजली वापस खरीदूंगा 16-17 रुपए की, तो ऐसे में तो ये सूरत हाल चलने वाली नहीं है। इसलिए कि जो इन्वेस्टमेंट करेगा वो पहले ही, देखिए हमारे साथ ये हुआ इंडस्ट्री से ख़ास तौर पे, पहले कहा गया बिजली नहीं मिलेगी, आप गैस के अपने पावर जनरेशन प्लांट्स लगा लें। पावर जनरेशन प्लांट्स गैस के लगाए तो कहने लगे आपको गैस नहीं मिलेगी, अब आप जो है सोलर के लगा लें। अब सोलर के लगा रहे हैं तो आपने डिसइंसेंटिवाइज कर दिया है कि परचेज और सेल प्राइस में इतना बड़ा डिफरेंस हो जाएगा। तो ये पॉलिसी की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, डायरेक्शन क्लियर होना चाहिए। ये जो एनर्जी के ऊपर इन्वेस्टमेंट्स होते हैं इनके वैसे भी लॉन्ग टर्म पे बैक्स होते हैं। अगर इंडस्ट्री खुद भी लगाती है तो 10 साल के बाद पे बैक आएगा। तो लिहाजा पहले ये तय कर लें कि हमारी डायरेक्शन क्या है। दूसरा एक बहुत बड़ा सवाल है, इसकी जो कॉस्ट हमारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई ना। देखिए, इंडस्ट्रीज़ ने ये प्लान किया था कि, और पहले गवर्नमेंट ने इस तरह शुरू किया था कि सोलर पार्क्स बनाने के लिए कंसेशन लोन्स दिए जाएंगे। आईएमएफ के कहने के ऊपर उन्होंने वो कंसेशन लोन्स भी जो है विड्रॉ कर लिए। तो इसका मतलब ये है कि अब उन्होंने कमर्शियल रेट्स के ऊपर लोन्स लेकर और ये अपने सोलर पावर प्लांट्स लगाने हैं। तो आप ये मुझे बताइए कि अगर 25% रिटर्न तो किसी जगह इंडस्ट्री के अंदर नहीं है, तो अगर वो 25% इस इन्वेस्टमेंट के ऊपर आज के ज़माने में जबकि इनपुट अवेलेबल नहीं है लगा देगा, तो उसका क्या फ़ायदा होगा? मेरी समझ में ये नहीं आता कि आईएमएफ ने किस लॉजिक के तहत हमको ये बात बताई है कि हम अपने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाएं, और सही है, हमने किस सही है। लॉजिक के तहत। सही है, बिल्कुल राज साहब। मैं यहाँ शब्बीर साहब आपके पास आऊंगा। शब्बीर साहब, आईएमएफ के बगैर हमारा सर्वाइवल हो सकता है? आईएमएफ के बगैर हम अपने मईशत के लिए मंसूबे बना सकते हैं? क्या ये जो ज़रई मंसूबा जो हमने अभी लॉन्च किया है, ये आईएमएफ के बगैर हम सर्वाइव कर जाएंगे? सवाल का जवाब देने से पहले मैं ज़रा सा कमेंट करना चाहूँगा। जो लास्ट क्वेश्चन आपने किया था सोलर का, मैं बहुत सारे साथियों की इंफॉर्मेशन के लिए, क्योंकि ये ऑलरेडी प्रपोजल हमने फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से स्टेट बैंक को दिया है और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को दिया है कि सोलर के पार्ट के ऊपर इस वक्त इंडस्ट्री इस कदर वाइबल हो गई है, या उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट इस कदर वाइबल हो गई है कि 2 से 3 साल में उसका पे बैक आ रहा है। ये एक पहली इंफॉर्मेशन है। उसके बावजूद हमने ये प्रपोज किया है स्टेट बैंक को कि उसके अंदर आसान कर्जे दिए जाएं, ताकि ये आसान कर्जे जो हैं वो इंडस्ट्रीज़ को वाइबल और कंपेटेबल होने में आसानी पैदा करेंगे। और दूसरी तरफ ये हमारे लिए एक और बहुत बड़ा बेनिफिट देंगे कि ये इंपोर्ट के फ्यूल को सब्सिडाइज कर देंगे या सब्सिट्यूट कर देंगे। तो ये इंडस्ट्री की सर्वाइवल के लिए मेरी तमाम साथियों को तजवीज़ होगी कि इसको ज़रूर कैलकुलेशन करें, इसको कंसिडर करें। बहुत प्राइसिंग ऑलरेडी भी कम हुई है और इसको ज़रूर इस चीज़ को कंसिडर करें। शब्बीर साहब, ज़रई इक्तिसादी मंसूबा जो हमने लॉन्च किया है, क्या ये आईएमएफ के बगैर ये मंसूबा कामयाब हो जाएगा हमारा? अब हमें ये बात भी समझने की ज़रूरत है कि आईएमएफ अगर हमें $10 बिलियन दे दे और ये मुल्क 240 मिलियन लोगों का हो और वो आईएमएफ के इस लोन पे चल जाएगा, ये मुमकिन नहीं है। लेकिन हमें ये चीज़ सबको अंदाज़ा है और सबको समझने की भी ज़रूरत है कि आईएमएफ का जो बेसिकली लोन है वो लोन नहीं है, हमारे फिस्कल पॉलिसीज़ की सर्टिफिकेशन है कि वो इन ऑर्डर हैं या नहीं है। यकीनन हमारे यहाँ ना बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि डिसिप्लिन मांगने की ज़रूरत है और डिसिप्लिन में आनी चाहिए। मैंने जैसे पहले भी जिक्र सही है, सही है, बहुत शुक्रिया। अच्छा हारिस साहब, मुझे शॉर्टली ये बताइएगा कि कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कराची के अंदर महंगाई का जो एक गिराफ है वो पूरे पाकिस्तान से सबसे ज़्यादा है। दालों की कीमतों में इजाफा हो रहा है, चावल की कीमतों में इजाफा हो रहा है, हम देखते हैं कि चीनी की कीमत में बहुत बड़ा इजाफा हो जाता है। तो ये जो मैनिपुलेशन की जा रही है कमोडिटीज प्राइसेस में, इसको रोकने के लिए आप लोग क्या कोई मैदान में आने वाले हैं, कोई एक्शन लेने वाले हैं? ट्रेडर्स की और आपकी बॉन्डिंग बड़ी स्ट्रांग है, तो कुछ ऐसा करें ना जिससे आवाम को रिलीफ मिले। देखिए, अब कमोडिटीज़ हो गई तो अब बेसिक अगर ग्रेन्स पे आप देखते हैं कि अनाज पे दालें चने वगैरह, तो इसको आप होर्डिंग नहीं कर सकते हैं। अगर होर्डिंग होगी तो इस पे जो है आपकी प्राइसेस बढ़ेंगी शॉर्टेज की वजह से। तो अब अगर नेचुरल शॉर्टेज है तो उसमें जाहिर सी बात है कि एक डिमांड पूरी करने के लिए उसमें आपकी प्राइसेस बढ़ती हैं क्योंकि सप्लाई शॉर्टेज है। लेकिन हम तो ज़रई मुल्क है ना, हमारी तो क्रॉप्स बड़ी अच्छी हुई हैं। चीनी हमारे पास इतनी
उगी है और इतनी एक्सपोर्ट कर दी हमने कि यहाँ हमने किल्लत पैदा कर दी और इसकी इतनी प्राइसेस में मैनिपुलेशन की कि आज चीनी जो है वो होलसेल में 135 रुपये और रिटेल के अंदर 145 रुपये है। गंदम हम लोग एक्सपोर्ट कर देते हैं, स्मगल कर देते हैं और फिर गंदम की मसनूई किल्लत पैदा कर देते हैं। तो ज़रूरी मुल्क होने के बावजूद भी अगर हम अजनास इम्पोर्ट करते हैं तो आपको नहीं लगता कि हम नुकसान कर रहे हैं अपना खुद साख्ता तौर पर? डेफिनेटली कर रहे हैं। और आपने अभी कुछ देर पहले ब्रेक से पहले बात की थी कि हमारे यहाँ कोई निज़ाम नहीं, हमारे यहाँ हर तरह का निज़ाम मौजूद है, खाली इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, कोई भी प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, अदरवाइज़ निज़ाम मौजूद है। तो अभी बेसिकली हमें यही जो मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ की ज़रूरत है। तो उसमें मेन चीज़ जो है कि एक सिस्टम को आपने इम्प्लीमेंट करना है। अगर कानून है तो कानून जो है किसी तरह से फॉलो नहीं होता। कानून जो कोई गरीब आदमी जो है वो ही उसके शिकंजे में आता है। तो बेसिकली एक लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ विद इम्प्लीमेंटेशन की रिक्वायरमेंट है। शॉर्ट टर्म पॉलिसी हम बना नहीं अगर रहे इस हैं, तरह लॉन्ग टर्म पॉलिसी हम कैसे बनाएंगे हारिस साहब? शॉर्ट टर्म पॉलिसी बनाने का हुकूमत के पास टाइम नहीं है, बल्कि हुकूमत ने तो कोई पॉलिसी ही नहीं बनाई। हुकूमत का तो सारा फोकस ही IMF की तरफ रहा है कि बस हम IMF को मना लें, IMF को मना लें। तो हमारे मुल्क में पॉलिसियाँ तो IMF बनाता है, आपके भी इल्म है। तो हम तो बहुत ज़्यादा इस वक्त डार्क होल पे स्टैंड कर रहे हैं। देखें, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ नीड टू गो हैंड इन हैंड विद द शॉर्ट टर्म पॉलिसीज़, और उसकी विजन चाहिए। और जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा कि एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी होगा तो लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट हो सकती हैं और उस पर वो कायम रहेंगी। और जहाँ तक आपने बात की IMF की, इट वाज द नीड ऑफ द आवर। हम जिस क्राइसिस में थे, इस स्टाफ लेवल एग्रीमेंट के बगैर हम जो है वी वुड हैव बीन इन अ मच बिगर क्राइसिस। तो अब ये जो IMF की एग्रीमेंट है, इससे हमें टेम्परेरी तो कुछ ना कुछ रिलीफ है कि हम डिफ़ॉल्ट पे नहीं जा रहे हैं, जिसकी बातें हो रही थी। बट यही है कि एक अगर आप कर्ज़े की बुनियाद पे आप कब तक चलते रहेंगे? आपका ऑलरेडी हर साल जो है बजट डेफिसिट होता है, तो वो बिल्कुल। आप कब तक चलते रहेंगे? उसमें अगर हर साल 10-15 बिलियन डॉलर्स का आपका डेफिसिट है, तो उस बिल्कुल। पे आप लॉन्ग टर्म में सर्वाइव नहीं कर सकते। हर साल बेसिकली यही है कि आप हाथ फैलाएंगे और आप कर्जे मांगेंगे। तो मेन यही चीज़ है कि प्रॉपर पॉलिसीज़ विद इम्प्लीमेंटेशन अगर होगी तो ही मुल्क आगे सर्वाइव कर सकता है, बिल्कुल, इकोनॉमी जब ही बिल्कुल। ग्रो। बहुत शुक्रिया हारिस साहब। प्रॉपर पॉलिसीज़ बनानी होंगी, मुताससिर कुन पॉलिसीज़ को मुरत्तिब करना होगा, अहम फैसले करने होंगे, मईशत की बेहतरी के लिए इदारों को आगे बढ़ना होगा। ये तमाम जब हम इक़दाम करेंगे तो यकीनन पाकिस्तान की मुआशी पोजीशन बेहतर होगी। और इसमें खैर कोई दो राय नहीं कि पाकिस्तान के पास बहुत ज़्यादा पोटेंशल है। इस खित्ते की कनेक्टिविटी 5 अरब लोगों से है। हम रीजनल ट्रेड पर फोकस करके अपनी मईशत को बेहतर कर सकते हैं। मैं अपने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ। आज के प्रोग्राम के वक्त ख़त्म होता है। हम दोबारा हाजिर होंगे नए टॉपिक के साथ, नए मेहमानों के साथ। मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।